हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड आज हम इम्पोर्टेंट पॉइंट करने वाले हैं। पूरी की पूरी रटने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ मैं आपको फोकस करने के लिए कहूँ वहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे और वहीं पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि देखिए जीडीपी होती है, ठीक है। जीडीपी में एग्रीकल्चर की क्या पार्टिसिपेशन है, यानी कि जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर। क्योंकि देखिए 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और टर्सरी सेक्टर होता है। इसमें क्या एग्रीकल्चर के साथ जो भी अलाइड एक्टिविटी होती रहती है वो इसके अंदर आएंगी। मुर्गी पालन, मछली पालन, ठीक है ना, ये सारे पशुपालन वो इसी का पार्ट है। उसके बाद देखिए सेकेंडरी सेक्टर जो होता है इसमें आता है इंडस्ट्री। टर्सरी सेक्टर जो होता है इसमें आता है सर्विस सेक्टर। एक तो हम इन तीनों का, आज तो हम सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करेंगे, फिर उसके बाद जब हम सर्विस सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर की जब हम बात करेंगे इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। जिस तरीके से एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे उसी प्रकार से फिर सर्विस। तो यहाँ पर एक तो आपने ये देखना है कि जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, दूसरा इसकी ग्रोथ रेट क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो कितनी है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें देखना है फिलहाल आज के लिए। और भी कुछ योजनाएं हैं उनके बारे में देखेंगे और ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा और कुछ रिवोल्यूशन हुए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड या इससे संबंधित जो भी प्राइमरी सेक्टर है, तो उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे मोटा मोटा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन ज़रूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ना, जो एग्रीकल्चर का महत्वपूर्ण स्थान है भारतीय अर्थव्यवस्था में। केवल कृषि क्षेत्र ही देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 49% लोगों के लिए रोजगार सृजन करता है, इसलिए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला कहा जाता है। यहाँ से आपको क्या स्पष्ट नज़र आ रहा है, देखिए एग्रीकल्चर का जो है ना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो सबसे कम है तीनों सेक्टर में, लेकिन जो अगर आपका एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो नंबर 1 है। देखिए अगर एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा नंबर 1 है, उसके बाद इंडस्ट्री है, उसके बाद सर्विस सेक्टर है। अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो उल्टा हो जाता, सर्विस सेक्टर नंबर 1 आ जाएगा, इंडस्ट्री सेकंड पर ही रहेगा और एग्रीकल्चर जो है ना वो सबसे पीछे चला जाएगा। एक ये भी ध्यान रखना है। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राइमरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र से तात्पर्य, यानी कि जैसे मैंने आपको बता रही हूँ यहाँ पर एग्रीकल्चर के साथ साथ क्या मछली पालन होगा, पशुपालन होगा, मुर्गी पालन हो गया, बागवानी हो गई, तो ये सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। ये भी मैं जो एग्रीकल्चर है वो भी क्या है, प्राइमरी सेक्टर का एक पार्ट है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, जो ये आपको स्लाइड नज़र आ रही है, यहाँ से आपको देखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, अभी देखते हैं। देखिए 2020 से 22 के रुझान की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 2019 से 20 का है, 20 से 21 का, 21 से 22 का, और फिर ये रिकवरी। और इसके लिए इसके बारे में आपने कुछ नहीं करना, इसको तो बिल्कुल कट कर दो, ठीक। जो मेन उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे एक बार ये जो RE लिखा हुआ ना, इसका मतलब रिवाइज एस्टीमेट। PE का क्या, प्रोविजनल एस्टीमेट, और AE का क्या है, ये है आपका एडवांस एस्टीमेट, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, जब हम 2019-20 की रिवाइज एस्टीमेट की बात कर रहे थे तो एग्रीकल्चर का हिस्सेदारी कितनी थी, 4.3%। इंडस्ट्री क्या था, देखिए -1.2%, यानी कि पहले से क्या है, अब की बार जो इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट रहा वो नेगेटिव रहा। उसके बाद देखिए सर्विस सेक्टर का कितना रहा, 7.2%। तो और GVAT बेसिक प्राइस, यहाँ पर देखिए कांस्टेंट प्राइस पर हम देख रहे हैं, ये भी एक ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट प्राइस एक होता है करंट प्राइस, एक होता है कांस्टेंट प्राइस। जैसे वहाँ पर आपने मैक्रो में पढ़ा था कि बेस ईयर और करंट ईयर। कांस्टेंट को बेस ईयर बोलते, करंट को करंट ही रहता है। जो फिलहाल जो जैसे कि आज अगर हम बात करें तो 2022 की अगर हम बात करते तो करंट हो जाएगा, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, उस टाइम पर जो भी ईयर होगा वो क्या हो जाएगा, करंट बन जाएगा। अब 2021 में देखिए कितना था, 3.6%। देखिए जब हम 2020-21 में की बात कर रहे थे तो उसमें क्या था कि सारे सेक्टर नेगेटिव ग्रोथ थी, यानी कि इंडस्ट्री भी नेगेटिव था और जो सर्विस सेक्टर है वो भी नेगेटिव था। लेकिन सिर्फ जो हमारा प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर जो है वो क्या था, एग्रीकल्चर
जो अलाइड सेक्टर है ये ग्रोथ कर रहा था हमारा 3.6% से। अब उसके बाद एक तो ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि 2020-21 में 2020-21 में 3.6% और जो इंडस्ट्री है वो कितना था -7.0 और जो सर्विस सेक्टर है -8.4। क्योंकि देखिए इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर क्यों नहीं काम कर रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन में इंडस्ट्री और इतना तो इतनी सर्विस की ज़रूरत थी और ना ही इंडस्ट्री में उत्पादन हो रहा था, तो इसलिए नेगेटिव थे। लेकिन एग्रीकल्चर में काम चलता रहा तो इसकी पॉजिटिव ग्रोथ रेट रही। 2021-20 की अगर हम बात करें 2021-22 में, ठीक है, जो प्रोविजनल एस्टीमेट है ये एडवांस एस्टीमेट है, ई का मतलब एडवांस, तो यहाँ पर आप देखोगे कितना ग्रोथ रेट है 3.9% और इंडस्ट्री कितना 11.8% और जो सर्विस सेक्टर वो कितना 8.2%, ठीक है ना, 8 और ये मैंने आपको बोल दिया कि ये आपको नहीं करना। और GVAT बेसिक प्राइस यानी कि ऑल ओवर जो ग्रोस वैल्यू एडिशन है वो कितना 8.6%। अब देखिए अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, एक तो ये आपने सारी ग्रोथ रेट याद रखनी है, ठीक है ना, ये तीनों की तीनों, और ये भी याद रखना। उसके बाद आपको ये कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे कि इन सारे सेक्टर में ना ये सारे के सारे दिए हुए सब सेक्टर जो जैसे देखिए इंडस्ट्री में क्या क्या आता, माइनिंग आती है, एक्वायरिंग आती है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग आती है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर जो मतलब यूटिलिटी सर्विस है वो आती है, कंस्ट्रक्शन आती है, सारे इंडस्ट्री के पार्ट है। उसी प्रकार से अगर आप सर्विस में देखोगे ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, तो ये सारे के सारे ट्रांसपोर्ट हो गया, होटल्स हो गया, ट्रेड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सारे आपके सर्विस में आ जाएंगे। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, ये सारे किस में आ जाएंगे, ये सारे के सारे सर्विस में आ जाएंगे। अब वो आपसे ये पूछता है कि इनमें भी अगर आप देखोगे ना तो सीक्वेंस में लगाओ, सबसे ज़्यादा किसके, देखिए 10.7, 11.9, तो सबसे ज़्यादा किसकी है इनमें अगर हम देखेंगे तो माइनिंग और क्वायरिंग की, ठीक है। नंबर 1 ये है। उसके बाद 14 के बाद जो है और क्या है इसमें, ये देखिए 12.5, नंबर 2 ये है मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद है 11.9 यानी कि ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, ये तीसरे नंबर पर है। और चौथे नंबर पर क्या है, कंस्ट्रक्शन है और 10.7, और ये दोनों के दोनों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और कंस्ट्रक्शन एक जगह आएंगे, ठीक है ना, एक ही स्थान पर हैं ये। उसके बाद आप देखोगे कि क्या आएगा, 8.5% आएगा और फिर 4.0% आएगा। एक ये सीक्वेंस में लगाना पूछता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए कि आपको किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने आपको बता दिया क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कि या हो सकता है कि वो आपसे ये पूछ ले 2020-21 का, ठीक है, तो आपको ये याद करना है 2021-22 में आपने क्या करना है। इसमें तो यही मेन है कि 3.6% रही हमारी एग्रीकल्चर की माइनस, और जो सर्विस सेक्टर है उसकी कितनी रही 8.4%, और जो इंडस्ट्री है -7%। लेकिन यहाँ से आपको ये सीक्वेंस में भी पूछेगा और जो ग्रोथ है ना वो भी पूछेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब बताया जा रहा है कि ये जो ग्रोथ रेट है ना, अब ये आपने देखी कि पॉजिटिव रही। देखिए यहाँ पर ये आप देख रहे हो कि जो ये 3.9% जो रही, या फिर मतलब जो पॉजिटिव रही जिस टाइम पर, ये सारी की सारी नेगेटिव थी, ठीक है ना, दोनों के दोनों इंडस्ट्री और सर्विस। ऐसा क्यों था, इसका कारण क्या है, इसका क्या है, एक तो अच्छा मानसून रहा, ठीक है, इसलिए। फिर कि ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिए यानी कि गवर्नमेंट ने इनको क्या है, जो प्राइमरी सेक्टर उसको लोन देने के भी मतलब उपाय किए। इन्वेस्टमेंट में कुछ सुधार हुआ, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया, मार्केट सुविधाओं का निर्माण किया गया, कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना, ठीक है ना, ये कारण से इसलिए जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, पॉजिटिव ग्रोथ रेट रही। उसके बाद आप देखिए 2020-21 के दौरान कृषि और संबंध क्षेत्र में निम्नलिखित कारणों से 3.6% की सकारात्मक वृद्धि, इन कारणों से, ठीक है ना। अच्छा मानसून, ये पूछ सकता है कि जो पॉजिटिव ग्रोथ रेट रही ना वो क्यों रही, कि अच्छा मानसून था इसलिए, ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकारी उपाय किए गए, इनकी लोन मिला, इनको निवेश में सुधार हुआ, बाजार सुविधाओं का निर्माण हुआ, तो ये सभी कारण थे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के रूप में समय पर हस्तक्षेप, अन्य विकास को बढ़ावा देने वाली योजनाएं, यानी कि बहुत सारी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, तो ये सभी कारण हैं इसके। अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पर हमने पीछे देखा था कि MSP के बारे में हम बात कर रहे थे कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस,
तो यहाँ पर कुछ रह गया था कि एमएसपी सबसे पहले है ना, हरित क्रांति के मद्देनज़र पहली बार सरकार द्वारा, यानी कि 19 ये पूछ ले कि एमएसपी सबसे पहले किसके ऊपर दिया गया, गेहूं के ऊपर दिया गया। कब किया गया? जब हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन 1966-67 में, ठीक है, ये तब दिया गया था। और ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना, पिछली उसमें स्लाइड में। अगर पीछे जो वीडियो थी, अगर आप इसको एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। इसे किसानों को घटते मुनाफे से बचाने के उद्देश्य से पेश किया गया था। फसल के बाद कीमतें कम होने पर सरकार एमएसपी पर फसल खरीदती है। इसे किसानों को डायरेक्ट रूप में मदद मिलती है। सरकार CACP क्या है, ये वहाँ पर भी हमने किया था कि CACP क्या एक कमीशन है, ठीक है ना, की सिफारिशों पर राज्य सरकारों और अन्य सभी संबंधित मंत्रालयों की राय को ध्यान में रखते हुए एमएसपी तय किया जाता है। तिलहन और दालों, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तिलहन और दालों के लिए मूल्य समर्थन योजना कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन, जिसको नेफेड बोलते हैं, के माध्यम से लागू की जाती है। अगर तिलहन और दालों की बात करें तो इनके लिए जो मूल्य समर्थन योजना है, जैसे यहाँ पर एमएसपी है, यहाँ पर ये PSS है, तो ये नेफेड देखता है इसके बारे में। नेफेड तिलहन और दलहन के लिए नोडल खरीदन एजेंसी है। इस प्रकार जब तिलहन, कपास और दालों की कीमतें MSP से नीचे आती हैं तो नेफेड इसे MSP पर किसानों से खरीदता है। खरीद की कीमत की घोषणा आमतौर पर बुआई के मौसम की शुरुआत में की जाती है और इस तरह CACP देश के आर्थिक मामलों में जिम्मेदारी का एक बहुत व्यापक क्षेत्र रखता है। देखिए इसमें थोड़े छोटे मैं आपको नोट्स करवाऊंगी, एक तो नेफेड के बारे में बताऊंगी और एक CACP के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दिया गया कि 2021-22 में अंतिम अनुमानों के अनुसार सकल मूल्यवर्धन में विभिन्न क्षेत्रों में सकल मूल्यवर्धन यानी कि GVA ग्रोस वैल्यू एडिशन में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिशत वृद्धि दरें, ठीक है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर कि अगर हम देख रहे हैं 2011-12 में के प्राइस पर, अगर कॉन्स्टेंट प्राइस पर, तो ये कितनी है, 3.3% है। और 21-22 की बात की जा रही है, देखिए कॉन्स्टेंट प्राइस पर। और अगर आप देखोगे उसके बाद उद्योग की कितनी है, 14.5% है और सर्विसेज की कितनी है, 9.8% है। देखिए दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, 21-22 में अंतिम अनुमानों के अनुसार, अगर पूछ ले कि अंतिम अनुमानों के अनुसार सकल मूल्यवर्धन GVA की बात करें, ग्रोस वैल्यू एडिशन में विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिशत वृद्धि दरें कितनी रही कॉन्स्टेंट प्राइस पर, तो कितनी रही, 3.3% और ये 14.5% और ये 9.8। लेकिन अगर इसको करंट प्राइस पर हम देखें तो ये 9.8 रह जाएगी, 31.7 रहेगी और ये रहेगी यहाँ पर 16.8, ठीक है ना, ये कितनी रहेगी, 16.8। बल्कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसको भले ही छोड़ देना, पीछे वाली जो मैंने स्लाइड करवाई ना, सिर्फ उसी को कर लेना, तो इसको मत करना। अब यहाँ से देखिए, चावल गेहूँ मैंने अन्य अनेक फलों सब्जियों के वैश्विक उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। ये पूछता है ऐसे कि चावल में, गेहूं में और अनेक फल व सब्जियों में, खाली आप चावल गेहूं यहाँ से याद रखो, क्योंकि अनेक में तो कौन कौन सी फल, कौन कौन सी सब्जी आ जाएंगी। चावल गेहूं में पूरे वर्ल्ड लेवल पर ना जो भारत है ना, वो दूसरे स्थान पर है। अब उसके बाद एक तो ये ध्यान रखना कि इसमें चावल गेहूं में दूसरे स्थान पर। दूसरा देखिए, कृषि उत्पादन के द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2021-22 में भारत में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि 2021-22 में अगर आपसे पूछे कि खाद्यान्नों का जो कुल उत्पादन कितना हुआ, 316.06 मिलियन टन रहा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब ये तो नहीं पूछता, जिसमें गेहूं का ये पॉइंट है यहाँ पर कि 111.32 मिलियन टन गेहूं का, चावल का 127 हुआ, मक्के का 32 रहा, अरहर का 4.31 रहा, पॉइंट है ये, और चने का ये 13.12 मिलियन टन रहा, मूंगफली का 9.86, सरसों, रेपसीड, ये सारे का सारा। 2021-22 के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार गन्ने का कुल उत्पादन 414 मिलियन टन रहा, कपास का 34 मिलियन टन रहा, जूट एवं सनई का 9.57। तो इसमें से स्लाइड में से आपको ज़्यादा और कुछ नहीं याद करना, इनको छोड़ देना, ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं का कर लेना और ये 316 याद रखना और ये डेट याद रखना। उसके बाद आप देखिए
यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट है कि 2020-21 के 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन बताइए। ठीक है, खाद्यान्न की हम बात कर रहे हैं। चावल सबसे ज़्यादा होता पश्चिम बंगाल में, सीक्वेंस में लगाना ये टेबल, ये आपने कुछ नहीं करना यहाँ से। तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता, फिर उत्तर प्रदेश में और फिर पंजाब में। चावल की तो बात है ये यहाँ पर होता पश्चिम बंगाल, यूपी और पंजाब। गेहूँ सबसे ज़्यादा जो होता है पंजाब, सॉरी देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल, उत्तर और पंजाब। ठीक है ना, ये ऐसे है, ये यूपी आ गया इसमें। यूपी तो ऊपर ही रह लेना कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। अब उसके बाद देखिए गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है यूपी में, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर पंजाब। क्योंकि ऊपर देखिए 3 की बात की जा रही है। मक्के के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद तेलंगाना। अब यहाँ से जो आज तक क्वेश्चन पूछा गया, देखिए मक्के के बारे में पूछ सकता है, नहीं तो खाद्यान्न में चावल और गेहूं के बारे में तो बहुत बार पूछा गया। फिर मोटे अनाज के बारे में, राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता मोटा अनाज। ठीक है ना, जैसे बाजरा हो गया, ये सारी चीज़ें। कर्नाटक में दूसरे नंबर पर, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर। चना उसके बाद कर्नाटक में है, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। तूर जो है वो राजस्थान में है। जोड़ दालें, अब ये देखिए यहाँ से अगर आप ज़्यादा करना, मतलब अगर मेन करना चाहो तो चावल कर लेना, गेहूँ कर लेना, उसके बाद मोटा अनाज कर लेना। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है कि टोटल जो दाल है ना, दाल मोटा अनाज का आपको पता चल गया सबसे ज़्यादा राजस्थान में, फिर कर्नाटक में, फिर मध्य प्रदेश में। उसके बाद अब देखिए जो दाल है ना सबसे ज़्यादा जो होती है, यहाँ से एक बार देख लेते हैं, तो राजस्थान, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा दाल होती है राजस्थान में। ठीक, फिर महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में। ये मैंने यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि 3 में देख रही थी कहीं जैसे राजस्थान के बजाय अगर हम मध्य प्रदेश ले लें तो गलत हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो दाल है वो कहाँ पर होती है, राजस्थान में, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। उसके बाद अगर आप देखोगे इसमें ये आपने देख लिया राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। उसके बाद आप देखिए जोड़, अगर आप देखोगे ना टोटल जो खाद्यान्न सबसे ज़्यादा यूपी में होते हैं। नंबर 2 जो है होते हैं आपके किसमें, देखिए कहाँ पर होते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और नीचे है, यहाँ पर ही दिखाई नहीं दे रहा, पंजाब। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो क्या क्या किया आपने, चावल, गेहूँ, मोटा अनाज, दालें यानी कि टोटल दालों का उत्पादन और खाद्यान्न, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। अगर हम तिलहन की बात करें, तिलहन में क्या क्या आएगा, मूंगफली आ जाएगी, रेपसीड और सरसों आ जाएगी, सोयाबीन, सूरजमुखी, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तिलहन की, ठीक है, ये पिछले वाले का पंजाब, ठीक है, टोटल जो मैं बता रही थी यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तिलहन में अगर मूंगफली, सबसे ज़्यादा मूंगफली की अगर बात करें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा, फिर राजस्थान में, फिर तमिलनाडु में। ये इसको रहने देना, सरसों अभी तक पूछा नहीं है, सोयाबीन, सूरजमुखी। फिर उसके बाद आ जाना तिलहन के बारे में, ठीक है ना। तिलहन सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है। दालें भी कहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती हैं। फिर गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश है। गन्ना सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका में, ठीक है। कपास महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, फिर गुजरात, फिर तेलंगाना। उसके बाद देखिए जूट और मेस्ता, जूट के बारे में पूछा बहुत बार, जूट के बारे में पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। उसके बाद बिहार है, असम है। ये आपने ये इस तरीके का कुछ नहीं करना। तो मेन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक तो एक कुल तिलहन वाला, ठीक है ना, मूंगफली के बारे में कर लेना और जूट के बारे में कर लेना। कपास और गन्ने का पहला और एक आधी रह जाएगा, जैसे सबसे ज़्यादा गन्ना यूपी में होता है, कपास सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होते हैं। तो कुछ यहाँ से आपको याद रह जाएगा। उसके बाद आप देखिए जो 10वीं जनगणना हुई ना, 10वीं जनगणना हुई, अब ये जो कृषि की जो गणना ना 5 साल के बाद होती है। अभी 11वीं होगी, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी, लेकिन अभी इसमें नहीं बताऊंगी, इस वीडियो में उसके बाद बताऊंगी। लेकिन यहाँ से मैं आपको बताऊंगी क्या क्या आएगा। यहाँ पर आप देखिए ये है कि कृषि जोतों का वर्गीकरण, यानी कि जो भी लैंड है ना उसको बंटवारा किया जा रहा है, कितना कितना जोतते हैं ना उसको, तो कितना कितना आया हुआ है, कितने कितने तक के, और किस उसके अंदर ये
क्राइटेरिया होगा, ठीक है। जैसे जोत का आकार कितना होगा, परिचालनात्मक कृषि जोतें कितनी होंगी, परिचालनात्मक कृषि जोतों के अंतर्गत क्षेत्रफल में % हिस्सा कितना होगा, तो ये सारी चीज़ें। तो इसमें इन सब चीज़ों को आप भूल जाइए। एक तो आपको ये याद रखना, ठीक है ना, और एक ये याद रखना, ये 2011-12 वाले को रहने दो, ठीक है ना, अभी इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए सीमांत यानी कि मार्जिनल जो है, ठीक है ना, मार्जिनल और स्मॉल। मार्जिनल की अगर हम बात करें ना, ठीक है ना, तो 1 तक होती है, ठीक है, 0 से 1 तक। अगर इसके अंदर हम लघु जोड़ दें ना, लघु जोते मार्ज 1 का मतलब है कि 1 हेक्टेयर, या ये बोलो कि अगर इसमें लघु जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 0 से 2, ठीक है ना, लघु भी अगर इसके अंदर होगा तो इसका मतलब है कि 0 से लेकर 2 हेक्टेयर तक जो है ना, वो कितने सीमांत और लघु जोतों के अंदर आएंगे, 2 हेक्टेयर तक। और इस एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने तक आएंगे, 0 से 2 तक के आएंगे मार्जिनल और लघु में। लेकिन ये है ना परिचालनात्मक कृषि जोतों की संख्या ऐसे से कितने हैं, ऐसी जोतें यानी कि ऐसी ऐसी क्यारियाँ जो बनी हुई है ना, ये 0 से 2 हेक्टेयर तक में ये कितनी बनी हुई है, ठीक है ना, इसका परसेंटेज में इससे कितना, एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितना 86.21 लगभग मतलब 86% है, ये ध्यान रखिएगा। एक ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। उसी प्रकार से अर्ध मध्यम और मध्यम, जब हम क्या करते हैं कि 2 से 10 तक की बात करते हैं, ये आगे और एक डेटा पाएगा, ऐसा ही वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। जब 2 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर तक की बात करते हैं तो ये आएंगी हमारी कि अर्ध मध्यम और मध्यम के बीच में, ठीक है ना। और ये जो हिस्सेदारी है वो कितने, 13.22, ठीक है, 13.22। अब ये देखिए, ये कई बार पूछा गया, हो सकता है कि ये भी पूछ ले। जो बड़ी जोतें हैं इनकी 10 से ऊपर जो होंगी, 10 या 10 से ऊपर, तो ये कितनी है, 0.57। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2015-16 में परिचालनात्मक कृषि जोतों की संख्या में % हिस्सा ये है। और उसके बाद परिचालनात्मक कृषि जोतों के अंतर्गत क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्षेत्रफल में % हिस्सा कितना है, ये इतना है, ये इतना है और ये इतना है। उसके बाद है कि महिलाओं के स्वामित्व वाली जोतनी कि जो महिलाओं को ओनरशिप मिली हुई है वो कितने, 13.87, और यहाँ पर हिस्सेदारी कितनी है, वो 11.57। उसके बाद आप देखिए विपणन वर्ष 2022-23 में, यहाँ से भी ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। रबी उपजों के लिए न्यूनतम यानी कि रबी की फसल कौन सी होती है, मैं पहले बता चुकी हूँ। जैसे कि एक चीज़ याद रखना, गेहूँ भी छोटा है ना, देखिए 2 ही अक्षरों से बना, और रबी भी। तो रबी भी की फसलों के लिए जो भी MSP निर्धारित किया गया, क्या क्वेश्चन आएगा वो बताऊंगी। विपणन वर्ष 2022-23 की रबी उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा केंद्र सरकार ने 13 सितंबर 2021 को स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप ही यह मूल्य निर्धारित किए गए तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य को उपजों की लागत से न्यूनतम, एक तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, कि 2022-23 में किसकी रिकमेंडेशन पर, स्वामीनाथन की जो आयोग है उसकी रिकमेंडेशन पर। दूसरा कितना है कि जो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य वो कितना रहेगा, जो भी आपने बोया है ना उसकी कॉस्ट का 1.5 गुना, ठीक है ना। अगर 1 रुपये की कॉस्ट आई है तो आपको 2.5 रुपये मिलेगा, ये ऐसे है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए रबी उपजों के लिए यानी कि रबी, जैसे गेहूं की ये बात करें, जो अब गेहूं बोया जाएगा उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कितना है। अब देखिए गेहूं के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार कि गेहूं के बारे में 2021-22 है ना ये, और यानी कि 21-22 या 22-23 की फसल वर्ष विपणन मार्केटिंग, ये फसल वर्ष रहेगा 21-22 और 22-23। अब इसके अंदर ये क्या करें, ये करें कि कितना गेहूं का के रेट क्या रखा गया, गेहूं का रेट जो है ना वो क्या रखा गया, गेहूं का रेट रखा गया 2015 रुपये पर क्विंटल। और पहले कितना था 21-22 में, कितना था 1975 रुपये पर क्विंटल। ये गेहूं का तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसमें गेहूं का याद रखोगे, हो सकता कि चने का पूछ ले आपसे, लेकिन ये तो अभी तक नहीं पूछे गए हैं। तो आप गेहूं जो भी आपसे याद रहे, लेकिन गेहूं का तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कितनी हुई है, ठीक है ना, 40 रुपये, ठीक है ना। पहले कितना था 1975 से अगर 15 पर जाओगे ना
तो 40 रुपीज़ की बढ़ोतरी हुई है। उपज की लागत कितनी है, ये है 1008 की, ठीक है ना, 1008 है। और लेकिन कितना मिल रहा है यहाँ पर 2015, तो यानी कि 100% है, यानी कि डबल कर दिया बिल्कुल। उसके बाद देखिए अगर जौ की बात करो तो 35 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसमें कितना लागत का कितना मिल रहा है 60%। चने जौ पर मिल रहा है, चने पर कितना मिल रहा है 74%, 79%। एक और है रेपसीड और सरसों, इस पर भी 100% है। सेफ्लावर पर कितना है 50% है। तो यहाँ पर ये गेहूं वाला इम्पोर्टेंट है और ये ध्यान रखिए, हो सकता है कि इसके बारे में भी पूछ ले। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 2021-22 की किसके न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसके खरीफ फसलों की। धान का कितना रखा गया, 20-21 में था 1868 सामान्य दान वो पूछता है। अब कितना रखा गया 21-22 में, कितना है ये 1940, ठीक है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कितनी हुई है यहाँ पर 72 रुपये की, यानी कि 3.9% की। उसके बाद देखिए ग्रेड ए में अगर पूछता है तो ये कितना है 2020-21 में कितना था 1888, अब कितना 1960, ये ध्यान रखिए 1940-1960। उसके बाद ज्वार के बारे में कभी नहीं पूछता है, बाजरा का हो सकता पूछ ले, तो बाजरा का आप ध्यान रखिएगा, ये दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर ये 68 हो गया, 88 हो गया, ये इसी का हो गया, ये ज्वार का हो गया और ये भी ज्वार का, तो 2150 रुपये, ठीक है ना। अब कितना 2250 रुपये। मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, कपास, गेहूं जो, तो सिर्फ यही ध्यान रखिएगा अभी, ठीक है ना। तो धान, और जो धान ग्रेड ए के हैं, और बाजरा है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने लिखा कि रबी फसल के लिए देखो 2015 1975 था, ये जो पीछे पड़ा है, ठीक है ना, इसी स्लाइड से कर लेना, ये इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर गेहूं का, और जो मैंने आपको बताया था कि चने का देख लेना, जौ का, तो 1-2 चीज़। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर बागवानी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है। इसके अंदर अगर हम देखें तो आपको क्या करना है, कुल बागवानी फसलें नहीं, इसमें आपने कुछ नहीं करना, उत्पादन करना था यहाँ पर हमने कि बागवानी फसलों का उत्पादन कितना है। यहाँ पर आप देखोगे 20-21 में कितना है, ये मिलियन टन है, 102.481। अब कितना है 102,924, तो ये इतना बढ़ गया। कुल सब्जियों की अगर हम बात करें, कुल सब्जियों का कितना है 200.45199, यानी कि ये थोड़ा घट गया, ठीक है ना, कुल सब्जियों का। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 2 का, ये जो टोटल उत्पादन है। इसके बाद देखिए इसके लिए कुछ योजनाएं चलाई गई। पीएम किसान सम्मान योजना, पिछले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग 11.78 करोड़ किसानों को लाभ प्रदान किया गया और पूरे भारत में इस योजना के पात्र लाभार्थियों को विभिन्न किस्तों में 1.82 लाख करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। अब उसके बाद देखिए जो पीएम किसान है, इसमें तो ये इम्पोर्टेंट है कि पीएम किसान कब स्टार्ट की गई, 24 फरवरी 2019 को, ठीक है ना, को भूमिधारक किसानों को वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया। इसके लाभ क्या है कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, ठीक है ना। ये इस तरीके से जैसे देखा ना, किसानों की किस्तें बंधी हुई हैं कि साल में 3 किस्त आएंगे, यानी कि पूरे साल में 6000 रुपये आएंगे। योजना का दायरा, एक तो ये 6000 रुपये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, कब आई वो इम्पोर्टेंट है। योजना का दायरा, यह योजना शुरू में उन छोटे सीमांत किसानों के लिए थी जिनके पास 2 हेक्टेयर तक भूमि थी, लेकिन बाद में इस योजना का दायरा सभी भूमिधारक किसान के। अब ये आपसे पूछ सकता है कि किसको ये मिलेगा, जिसके पास 2 हेक्टेयर है उससे ज़्यादा, तो आप बताओगे सभी के लिए। वित्त पोषण कार्यान्वयन, यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण, इनकी इसको सारा का सारा पैसा कौन देता है, सारी की सारी देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये केंद्र प्रायोजित योजना, अगर आपसे पूछ लेना तो कैसी है, केंद्र प्रायोजित योजना है। इस कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता। एक तो लास्ट वाली लाइन, ठीक है ना, एक ये बात, और दूसरा ये कब स्टार्ट हुई थी, और ये कैसी योजना, केंद्र प्रायोजित, यानी कि सेंटर ही इसको हैंडल करता है। उद्देश्य एक बार इसके देख लेना, ठीक है।
पढ़ लेना इनको एक बार। उसके बाद अब फसल जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें भी क्या इम्पोर्टेंट है, कब लॉन्च हुई, 2016 में, ठीक है। और इसको किसान मंत्रालय, इसे कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NAIS और जो संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना MNAIS को परिवर्तित कर दिया है, ठीक है ना, इसमें ऐड हो गई है। अब ये अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार जोतदार किसानों सहित सभी किसान कवरेज किए जाते हैं, कि सब को कवर किया जाता है इसमें। इसका उद्देश्य एक बार देख लेना। उसके देखिए बीमा किस्त प्रीमियम खरीद, इसको पढ़ लेना, ये भी कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी देख लीजिएगा। और हाँ, एक ये कर लीजिएगा थोड़ा सा कि उर्वरकों के उपयोग से मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों में होने वाली कमी को दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम मतलब के जो न सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे। सिर्फ ये याद रखना है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई, 2014-15 में। उसके बाद ये इसमें से कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं ये आपको जो है ना PDF प्रोवाइड करवा दूँगी। बस ये है कि 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय मृदा सहित कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था। हो सकता है ये पूछ ले कभी कहाँ से स्टार्ट किया गया था, तो श्री गंगानगर से। देखिए प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान जो है ना, ये कब चलाया गया। एक तो इसके अंदर कुछ नहीं आपने करना, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द न्यू अम्ब्रेला स्कीम प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान PM आशा, ठीक है ना, PM आशा, विच विल प्रोवाइड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एश्योरेंस टू ए फार्मर, ठीक है ना। तो ये इसके लिए चलाएगा। और इसके अंदर क्या है, ये थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेना कि PM आशा के क्या घटक है, मूल्य समर्थन योजना, ठीक है, PSS के तहत केंद्रीय नोडल एजेंसियां राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका के साथ दलहन, तिलहन और जो खोपरा ना, उसकी खरीद करेंगी। भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कॉरपोरेशन मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी कि NAFED इस योजना को लागू करने में मदद करें। जो PM आशा ना, इसके लिए एक तो FCI और एक NAFED। खरीद व्यय और खरीद के कारण होने वाले नुकसान को केंद्र सरकार द्वारा मानदंडों के अनुसार वहन किया जाएगा। सरकार योग्य फसलों के लिए किसानों की विपणन योग्य अधिशेष का 25% खरीदेगी। केंद्र ने किसानों से खरीद करने वाली एजेंसी को बैंक गारंटी के तौर पर करीब 16,000 करोड़ रुपए मुहैया कराने का प्रावधान किया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये PM आशा के बारे में थोड़ा सा ये देख लेना, कौन इसको रेगुलेट करेगा, किसके अंडर में ये रहेगी। और इसको भी वैसे ही पढ़ लेना, हाँ इसको भी बस देख लेना। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, एक तो ये है कि किसानों की आय वृद्धि के लिए मधुमक्खी पालन को बागवानी में समन्वित विकास के लिए शुरू किया गया मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH के तहत शामिल किया गया है, ठीक है ना। ये क्या करें कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन को बागवानी में समन्वित विकास के लिए शुरू किए गए मिशन के तहत शामिल किया गया, ताकि शहद के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अब एग्रीकल्चर के लिए जो भी क्रेडिट है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। लोकसभा में बताया गया कृषि शाख के लिए 2019-20 में, ये इंपॉर्टेंट है, 2019-20 में इतने लाख करोड़ हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसके बाद है ना लाख करोड़। लोकसभा में बताया गया कि कृषि शाख के लिए 2019-20 में 13.50 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। और 2020-21 में ये अब आपसे ये पूछेगा कि 2020-21 में कितने दिए गए, 15 लाख करोड़ रुपए। और 2021-22 में, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा नया तो यही है
कितने गए 16.50 लाख करोड़, ठीक है ना, यहाँ पर करोड़ लिख लेना, इतने रुपए। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है कि 2021-22 में कितने गए 16.50 लाख करोड़ रुपए और 2020-21 में 15 लाख करोड़ रुपए। तो ये ध्यान रखिएगा। और उससे पहले 2019-20 में 13.5 लिखो या 13.50 लाख करोड़ रुपए। तो ये इसमें से ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला हिस्सा। उसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं हम। एक ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया कि ऑपरेशन ग्रीन है ना, कब आया था? ऑपरेशन ग्रीन आया था 18-19 में, ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या आया था ऑपरेशन ग्रीन के अंदर? इसके अंदर था, यहाँ पर आपको मिलेगा कि ऑन द लाइन्स ऑफ ऑपरेशन फॉल्ड द गवर्नमेंट अच्छा ये था, इसमें फोकस किया गया था टमाटो, ओनियन और पोटैटो के ऊपर, ठीक है ना, ऑपरेशन ग्रीन में। तो कब आया था? 2018-19 में टमाटो, ओनियन और पोटैटो के ऊपर इसके अंदर फोकस किया गया था। ये आपने नहीं करनी है, इसको हिंदी में दूंगी मैं आपको। उसके बाद यहाँ से अब आगे देखिए आप, भारत में वन एवं वृक्ष आधारित, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो आपने करना है, देश के कुल भू क्षेत्र का प्रतिशत, यानी कि अगर हम देखें तो टोटल कितने क्षेत्र पर जो है क्या है, वन और वृक्ष है। तो वेरी डेंसे फॉरेस्ट, यानी कि अति घनेश जो वन है वो कितने क्षेत्र पर है? 3.04% के ऊपर। मॉडरेटली डेंसे फॉरेस्ट कितने? 9.33 पर। ओपन कितने पर? 9.34 पर। अब इम्पोर्टेंट है सिर्फ ये, कुल वन क्षेत्र वो कितने पर है? 21.71% पर। कितने पर है? 21.71। इतने एरिया पर क्या कुल वन क्षेत्र है। तो ये ध्यान रखोगे आप, कुल वन क्षेत्र कितने पर है? इतने पर है। उसके बाद इसके अंदर यहाँ पर देखिए ये 70% व से अधिक वृक्षावन वाले क्षेत्र, नीचे वाले से आपको कुछ नहीं करना, तो सिर्फ ये याद रखिएगा यहाँ से। उसके बाद है क्वेश्चन कि 2019-20 के दौरान वन क्षेत्र में वृद्धि वाले पहले, यानी कि 2019 से 21 के दौरान जो वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, 5 राज्य कौन से? सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, झारखंड में। वन क्षेत्र में कमी, यानी कि कमी कहाँ पर हुई है? पहले थे उससे कम कहाँ पर हुए? अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कम हुए, फिर मणिपुर में, नागालैंड में, मिजोरम में, मेघालय में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछता, वो वृद्धि कमी वाला तो नहीं पूछता, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता कि देश में राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर? सबसे ज़्यादा वन है मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो हो सकता है कि कदा बीच में स्किप कर दे या कुछ भी किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद देखिए, कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से देश में पहला स्थान मिजोरम का है, ठीक है, वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से। और इससे पहले आपने क्या किया था? देश में राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र, वो परसेंट की बात हो रही है वहाँ पर अभी आगे, ठीक है ना। ये परसेंट में, ये था कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। परसेंट में, परसेंट का मतलब क्या है कि देखिए जितना भी यहाँ पर मिजोरम का जितना भी क्षेत्रफल है ना, जितना भी उसका 84.53, ये लगा ले मोटा मोटा कि 85% एरिया, 100 में से 85% पर क्या है? वन है मिजोरम में। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश में 79%, मेघालय में 36% है। यानी कि देखो अपन 85 का कितना करोगे, यानी कि 15% पर ही क्या है जो रह रहे हैं ना, बाकी में वन ही खड़े हुए हैं। और बाकी इसमें 79% है, इसमें 76, मेघालय, मणिपुर में 74, नागालैंड में इतना। हो सकता है कि परसेंट के हिसाब से पूछे तो आप इस तरीके से इसको बता दीजिएगा। देखिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और हर जगह चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीजीटी में स्टेट की कर रहे हैं, केवीएस, एनवीएस, किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। ये सारे आपको करके जाने कि नीली क्रांति जो है ना, ब्लू रिवोल्यूशन किससे? मछली पालन से। ब्राउन रिवोल्यूशन किससे? चमड़े से है। ग्रे जो है वो रासायनिक उर्वरक और आवास विकास से है। ग्रीन रेवोल्यूशन आप सभी जानते हो, खाद्यान्न उत्पादन या कृषि से।
पिंक रेवोल्यूशन प्याज झींगा उत्पादन, औषधियों में फार्मास्यूटिकल्स। वाइट दुग्ध से है। सिल्वर अंडा और कुक्कुट से है। सिल्वर फाइबर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कपास से है। येलो तिलहन से है। ब्लैक पेट्रोल से है। गोल्डन फाइबर, ये बहुत बार पूछा गया, जूट से है। और गोल्डन रिवोल्यूशन, देखिए गोल्डन फाइबर अलग है, गोल्डन रिवोल्यूशन अलग है। ये बागवानी से है। रेड रिवोल्यूशन मांस एवं टमाटर से है। राउंड जो है वो आलू से है। एवरग्रीन रिवोल्यूशन समग्र कृषि विकास से है। पर्पल लेवेंडर उत्पादन से है। और स्वीट रिवोल्यूशन मधुमक्खी यानी कि किससे है, मधुमक्खी पालन से है, ठीक है ना, स्वीट जो रिवोल्यूशन है। आप समझ गए। तो ये सारे के सारे आपने क्या क्या याद रखने हैं, एक तो ये क्रांति है और ये किस किस से रिलेटेड है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप याद करोगे। उसके बाद वही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नाम दिए हुए हैं कि जो एवरग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है ना, किस से रिलेटेड है, इंटीग्रेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एक ध्यान रखिएगा इससे संबंधित है। किसने किसकी रिकमेंडेशन पाया, इसके फादर कौन है, MS स्वामीनाथन। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आया यहाँ पर रेवोल्यूशन प्रोटीन रेवोल्यूशन। ये हायर प्रोडक्शन यानी कि टेक्नोलॉजी ड्राइवन सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की जा रही है। तो अगर आपसे पूछे सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन लगभग 2006 की बात है ये, तो ये किससे रिलेटेड है, प्रोटीन रेवोल्यूशन से। और ये किससे की रिकमेंडेशन पर आया, नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली, ठीक है ना, वो इसके फादर हैं। अब उसके बाद देखिए पेट्रोल प्रोडक्ट्स, ये किससे ना, येलो ऑयल सीड से हमने पीछे पढ़ा। ये सेम जो पित्रोदा हैं उनकी उस पर आया। पेट्रोलियम ब्लैक रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, इनका कोई नहीं है। फिश प्रोडक्शन किससे रिलेटेड है, ब्लू रेवोल्यूशन से, डॉक्टर अरुण कृष्णा। लेदर कोका नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट ब्राउन रेवोल्यूशन, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है ना। जूट प्रोडक्शन गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन है। उसके बाद फ्रूट्स हनी प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर, ये गोल्डन रेवोल्यूशन में है, ठीक है ना, ये इनका नाम है। उसके बाद फर्टिलाइजर्स जो है ना ग्रे में आता है। ऑनियन प्रोडक्शन फार्मास्यूटिकल्स ब्राउन प्रोडक्शन, ये पिंक में आता है। एग प्रोडक्शन या पोल्ट्री वो सिल्वर में आता है। कॉटन सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन में आता है, ये इधर नाम जरूर देख लेना। मीट प्रोडक्शन हो गया पोटैटो यानी कि राउंड रेवोल्यूशन। फूड ग्रेन्स मिल्क प्रोडक्शन, अब ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये देखिए वर्गीज जो कुरिहारा हैं उनसे संबंधित है। और ग्रीन जो है MS स्वामीनाथन से, जो फूड ग्रेन्स। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो येलो क्रांति है ना, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, उसके बारे में बात की है, नहीं तो वो वहीं से याद रख लोगे, वो भी काफ़ी है। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या है, वैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन इसमें भी कुछ बातें हैं वो आपको करनी है। संसार के प्रत्येक देश में अनुसंधान से ही वहाँ की परंपरागत खेती में सुधार हुआ। सन 1834 में एल्सेस नामक स्थान पर जेवी बोसिन गाल्ट कृषि वैज्ञानिक द्वारा प्रथम अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था। एक तो यही कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने अनुसंधान सेंटर स्थापित किया था, तो ये कौन है, 1834 में किया, एल्सेस नामक स्थान पर किया। और जेवी बोसिन गाल्ट जो हैं उन वो कृषि वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कृषि से संबंधित जो भी मतलब अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। उसके बाद देखिए 1908 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना से वहाँ कृषि के विकास में तेजी आई। हमारे देश में ठीक 50 वर्ष बाद इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी स्थापित की गई। हमारे यहाँ पर पूछा जाए तो 1908 के 50 वर्ष बाद लगा लो, लगभग 1908 में 50 जोड़ोगे तो 10 है 1960 के अराउंड, ठीक है ना। 1958 में जब भारत में पहली बार 120 लाख टन गेहूँ में 50 लाख टन की बढ़त से कुल 170 लाख टन गेहूँ पैदा हुआ, ठीक है ना। उसके ये कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं पूछेंगे। तो अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गुड ने इसे हरित क्रांति, अगर आपसे पूछे कि जो हमारा उत्पादन है ना बढ़कर कितना हो गया था 120 से 170, तो विलियम गुड ने कहा था, अमेरिका के थे, कि ये हरित क्रांति की शुरुआत है। लेकिन 1960 के दशक के मध्य में मैक्सिको से लाए गए गेहूँ के उन्नत बीजों से भारतीय कृषि इसका आगे। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि हम जो है ना गेहूं के बीज कहाँ से मंगवाए थे, हमने मैक्सिको से मंगवाए थे। कब मंगवाए थे, 1960 में मंगवाए थे। तो भारतीय कृषि यानी कि जो भी मैक्सिको से आए वैज्ञानिकों ने ब्रीडिंग द्वारा नई नई गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियां
विकसित की, जो मैक्सिको से हम गेहूँ लेकर आए थे, जिनकी प्रति हेक्टेयर उपजाऊ क्षमता जो थी 60 से 65 क्विंटल थी। ऐसी स्थिति धान की प्रजातियों की भी रही, यानी कि धान से संबंधित व्यवसाय बीज रहा, जिनसे देश में 1960 के दशक के मध्य में कृषि में हरित क्रांति यानी कि 19 का आपसे पूछे ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया, 1966-67 में हरित क्रांति आई, और परिणाम स्वरूप खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, यानी कि अब हमें खाने का इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका श्रेय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र अमेरिकी अर्थशास्त्री डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को जाता है। ठीक है ना, अगर आपसे पूछे फादर ऑफ इंटरनेशनल पर कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन के, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है ना, और MS स्वामीनाथन इंडिया के। ठीक है ना, अगर इंडिया के कंसेप्ट में पूछे कि ग्रीन हरित क्रांति उसके पिता कौन है, तो आप बोलोगे अगर इंटरनेशनल पर है तो कौन है, बोरलॉग है, नॉर्मन ई बोरलॉग है, और यदि नेशनल लेवल पर इंडिया का पूछे तो स्वामीनाथन है। उसके यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत में हरित क्रांति के कारण फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि और अभी भी नई तकनीकी से गेहूं में 2.5 गुना, ये 2.5 है, धान में 3 गुना और मक्के में 5 गुना, जवार में कितना है 3.5 गुना यानी कि 3.5 गुनी, जवार में 5 गुनी, बाजरा में 5.5 गुनी उत्पादन में वृद्धि की संभावना। देखिए वो तो हुई, अब इतनी संभावना। इस प्रकार भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य छठे दशक के मध्य में कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि से जो ऊंची उपज वाले बीज, इनकी हाई यील्डिंग वेराइटीज और सीड्स HYVS एवं रासायनिक खाद्य नई तकनीकों का प्रयोग, यानी कि ये सारी चीज़ें यूज की गई थी, तब जाकर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। उसके बाद है कि भारत में सर्वप्रथम 1960-61 में कार्यक्रम, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से देखिए सबसे पहले 1960-61 में एक IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया था। अब ये आपसे इसका डिटेल में आप एक बार देख लेना, बस आपको ये ध्यान रखना IADP कब आया था, 1960-61 में आया था। उसके बाद देखिए इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम आया था 1964-65 में। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे इसमें, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, 65, 66 और 67 में देश में भयंकर सूखा पड़ा था। अगर आपसे पूछे कि कब ज़्यादा सूखा पड़ा था, 65, 66 और 67 में, के कारण सरकार ने कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए 1966-67 में अधिक उपज वाले बीजों की नई कृषि नीति को अपना। अब देखिए जब इतना सूखा पड़ा तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कब होगा, तो इसलिए हमने क्या किया कि हमें उत्पादन बढ़ाने के लिए नए बीजों को, यानी कि जो भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सकते थे ऐसे बीजों को अपना, ताकि जो भी हमारी डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। कृषि विकास की इस नई नीति में अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम HYVP के अतिरिक्त बहुफसली कार्यक्रम मल्टी क्रॉप प्रोग्राम को भी सम्मिलित किया गया। बस यहाँ से तो यही याद रखना कि कब सूखा पड़ा, कब क्या हुआ। अब ये इम्पोर्टेंट है कि भारत में श्वेत क्रांति एवं ऑपरेशन फ्लड, अगर आपसे पूछे ना कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है ना, ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है, दुग्ध उत्पादन से, तो व्हाइट रिवोल्यूशन एंड ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, ये ध्यान रखना एक तो। वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 23%, यानी कि टोटल जो 100% होता है ना, तो उसमें जो पूरे वर्ल्ड में 23% भारतीय योगदान देता है। दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि श्वेत क्रांति कहलाती है। ऑपरेशन फ्लड अगर आपसे पूछे ना तो ये श्वेत क्रांति और ये किससे, दूध से रिलेटेड। सन 64-65 में सघन पशु विकास प्रोग्राम इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट जो ना प्रोग्राम चलाया गया था। ICDP अगर पूछे तो 64-65 में चलाया गया था, जिसके अंतर्गत धवल क्रांति यानी कि श्वेत क्रांति लाने के लिए पशु मालिकों को पशुपालन के सुधरे तरीकों का पैकेज प्रदान किया गया। बाद में श्वेत क्रांति गति और तेज करने के लिए ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया गया, ठीक है ना, वर्ष 2015-16 में। तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है। और ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया गया, देख लिया आपने 2015-16 में। 2015-16 में देश में दुग्ध उत्पादन 155 मिलियन टन अनुमानित किया गया था, ठीक है ना, 2015-16 में। और 2016-17 में 165.4 मिलियन टन। और उसके बाद है ये आपने 2017-18 में 2017-18 में 176.3 मिलियन टन था।
और प्रति व्यक्ति को इतना मिलता था 375 ग्राम डेली। अगर उसको हम डिवाइड करते तो इतना आता है एक बंदे के हिस्से में। उसके बाद 2019-20 में 176 मिलियन टन से बढ़कर हो गया 198 मिलियन टन, ठीक है ना, इतने से बढ़कर इतना हो गया। और जो 2020-21 में हो गया 198 से 209 मिलियन टन। 2020-21 में जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना, ये रहा कि 2020-21 में दुग्ध प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितने 427 ग्राम प्रतिदिन, यानी कि लगभग आधी किलो के अराउंड 427 ग्राम है ना। तो इतना देश के दूध उत्पादन में भैंस गाय बकरी का हिस्सा 50% है, यानी कि देश के दूध में भैंस का ज़्यादा 50% है, गाय का 46% है और बकरी का कितना 4% है। पहले स्थान पर भारत है दूध में, दूसरा अमेरिका है। भारत में विश्व की सबसे अधिक पशु जनसंख्या है। और अगर भारत में भी देखें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, जबकि दूसरे स्थान पर है राजस्थान। दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्ध वर्ष 1991 में 176 ग्राम प्रति। ये इतना ध्यान नहीं रखना आपने, सिर्फ आपने जो पीछे अभी ध्यान किया था ना, ध्यान कीजिए ये वाला कि 2020-21 में कितना 427 ग्राम प्रतिदिन मिल सकता है एक व्यक्ति को। दूसरा यहाँ पर ये देखिए यूपी नंबर 1 है, यूपी के बाद राजस्थान नंबर 1 है। 1990-91 में बोल रहे कि 176 ग्राम मिलता था और 2019-20 में कितना हो गया 407, ठीक है ना, इतना मिलता है। और अगर आपसे पूछे ऑपरेशन फ्लड किससे, दूध से रिलेटेड है, जिसको हम वाइट क्रांति के नाम से जानते हैं। इसके पिता कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है ना। तो ये आप, और ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है। तो यहाँ से एक तो ये जो अभी आपने देख लिया, ये देखिए ये 20-21 का है और यहाँ पर है ये 19-20 का 407। उस टाइम पर कितना है, इससे पीछे अगर जाते हो तो वो है 427। तो 407 की बजाय 427 याद रखना, क्योंकि वो 20-21 का करंट का। एक ऑपरेशन फ्लड दूध से है, दूसरा इसके पिता का नाम देख लेना। इसके पिता कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, विभिन्न प्रकार की खेतियों के नाम बताओ। एरोपोनिक, पौधों को हवा में उगाना, या तो एरोपोनिक पूछ लेगा, या फिर पौधों को हवा में उगाना किससे रिलेटेड, एरोपोनिक। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन से, बी कीपिंग। हॉर्टिकल्चर, बागवानी से, ये मैचिंग में आते बहुत बार। फ्लोरिकल्चर, फूल विज्ञान से। ओलेरिकल्चर, सब्जी विज्ञान से। पोमोलॉजी, फल विज्ञान से। विटीकल्चर, अंगूर की खेती से। वर्मीकल्चर, केचुआ पालन से। पिशीकल्चर, मत्स्य पालन से। सेरीकल्चर, रेशम उद्योग से। मोरिकल्चर, रेशम कीट हेतु, ठीक है ना, ये वाले। तो ये ध्यान रखना है आप सभी को। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट क्या है कि अभी देखा लोन इनको 16 पॉइंट कुछ समथिंग मिल रहा है लाख करोड़ रुपए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इनको क्रेडिट मिलता ना वो दिया जाता है। यहाँ से देखिए सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक 75.46%। फिर ग्रामीण सहकारी बैंक, ठीक है ना, जो भी रूरल कोऑपरेटिव बैंक होंगे वो 11.89। जो रीजनल रूरल बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी जिसको बोलते हैं 12.5। एक तो इस सीक्वेंस में लगाना पूछता, सबसे पहले क्या आएंगे, कमर्शियल बैंक आएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले कौन से आएंगे, कमर्शियल बैंक। फिर आएंगे रीजनल रूरल बैंक्स आएंगे, ठीक है ना। कमर्शियल बैंक के बाद रीजनल रूरल बैंक्स आएंगे। उसके बाद आएंगे ये जो भी रूरल कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है ना, रूरल कोऑपरेटिव बैंक। तो ये सीक्वेंस आपने यहाँ से याद रखनी है। अभी नीचे दिया हुआ ना कि 20-21 में इतना था, 15 लाख करोड़ था, अब 16.50 लाख करोड़ रुपए। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर इसको निकालोगे तो
50 लाख करोड़ रुपए, यहाँ पर 15 था, यहाँ पर 13.50 लाख करोड़ था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर कुछ रहेगा तो वो मैं आपको बताऊंगी।